नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है 12th क्लास की अर्थशास्त्र विषय के पहली पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र से इकाई फर्स्ट परिचय इंट्रोडक्शन। और शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक, वास्तविक व सामान्य मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध सीमित साधनों का बंटवारा इस ढंग से करना है जिससे कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। उसके बाद हम आते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की केवल एक परिभाषा नहीं है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के समूह ने विभिन्न परिभाषाएं दी हुई है। इस संबंध में एक अर्थशास्त्री हुए हैं बारबरा बूटन। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर 6 अर्थशास्त्री इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर 7 परिभाषाएं निकलती हैं। तो परिभाषाओं की शुरुआत अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ द्वारा दी गई धन संबंधी परिभाषा वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन से देते हैं। उनके शब्दों में अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में लिखी थी। और इसी पुस्तक से ही अर्थशास्त्र विषय की उत्पत्ति भी हुई थी। और इस पुस्तक को संक्षिप्त में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है, जो एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी और जिनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद इस परिभाषा की काफ़ी आलोचना हुई। उस आलोचना के बाद एक अर्थशास्त्री हुए थे मार्शल, और मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। और उनके शब्दों में अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। यह इस बात की विवेचना करता है कि वह किस प्रकार धनापार्जन करता है और किस प्रकार उसका उपयोग करता है। इस प्रकार यह एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो लिखी थी 1890 में। इसके बाद अगली परिभाषा सीमित साधन संबंधी परिभाषा, स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स ने लिखी थी। उनके शब्दों में अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसमें साध्यों यानी लक्ष्य तथा सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1932 में लिखी गई थी। और उसके बाद अगली जो परिभाषा आती है विकास संबंधी परिभाषा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो लिखी सैमुएल्सन ने। इनके अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं और इन्हें वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूह में उचित ढंग से वितरित करते हैं। और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जो 1947 में लिखी थी। और उसके बाद अगली परिभाषा है आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषा, जिसे एक भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता ने लिखी थी। ये भारतीय संस्कृति से प्रेरित ये परिभाषा थी और उनके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध
आवश्यकताओं की संतुष्टि में नहीं वरन इसको कम रखने और अंततः बिल्कुल समाप्त कर देने से है, ताकि आवश्यकता विहीनता की अवस्था को प्राप्त किया जा सके। उसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, और अर्थव्यवस्था की जो संरचना है जिसका हम अध्ययन करते हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में जो चीज़ें आपकी आती हैं, कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, यानी प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप में जो उपहार स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, गैस व बिजली। और उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम आकार के उद्योग और बड़े आकार के उद्योग। यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो निःशुल्क रूप में उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं उनको रूप परिवर्तित करके और उपयोगी बना करके जिनका निर्माण होता है वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और फिर आता है तृतीयक क्षेत्र, यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को जो सेवाएं प्रदान करते हैं इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार व अन्य सेवाएं आती हैं। और अन्य सेवाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा और ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर अगला टॉपिक है आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। और आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। और इसमें पहला आपका उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा विनिमय और चौथा निवेश। और विनिमय को 2 भागों में बांटा गया है, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। उत्पादन यानी प्रोडक्शन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। और उपभोग यानी कंज्यूमशन। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय किया जाता है। और फिर चौथा निवेश, इन्वेस्टमेंट। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है, जैसे सिलाई, कपड़े की सिलाई की मशीन जो भविष्य में वस्तुओं जो कपड़ों की सिलाई करता है, ये निवेश आपका है। और फिर अगला टॉपिक आता है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को परंपरागत मत के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। पहला उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा वितरण और 5वां आपका राजस्व। उपभोग यानी कंज्यूमशन अर्थशास्त्र के अध्ययन का आदि और अंत दोनों ही है। उपभोग के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की प्रकृति, तुष्टिगुण जिसे उपयोगिता कहा जाता है तथा उससे संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वस्तुओं के आर्थिक उपयोगिता का सृजन की उत्पादन है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के सहयोग से वस्तुओं का उत्पादन होता है। अतः उत्पादन विभाग के अंतर्गत हम विभिन्न उत्पत्ति के साधनों एवं उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। और तीसरा विनिमय, वस्तुओं के उत्पादन को पाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में विनिमय का पूरा कार्य मुद्रा के द्वारा होने लगा है। विनिमय में कीमत निर्धारण, बाजार की समस्या, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा तथा व्यापार संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है। और चौथा वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्नों के फलस्वरूप सामूहिक उत्पत्ति प्राप्त होती है, जिसकी बिक्री से प्राप्त धन को सभी सहयोगी साधनों के मध्य बांटना होता है। इस क्रिया को वितरण कहते हैं। वितरण के इस विभाग में उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कारों
जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि के निर्धारण संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और पांचवा, राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। सरकार को सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, इसके लिए वह आय व्यय के साधनों को जुटाती है। सरकार की इस क्रिया का अध्ययन लोक वित्त या राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के आधुनिक मत के अनुसार इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा भाग समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो शब्द दिए गए हैं, एक नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश द्वारा ये इन दो भागों में इनको अर्थशास्त्र को बांटा गया है। और व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक या फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं को तीन भागों में बांटा गया है। पहला वस्तु कीमत सिद्धांत, इसको दो भागों में बांटा गया है, मांग का सिद्धांत तथा लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत। और साधन कीमत सिद्धांत दूसरा भाग है, इसको चार भागों में बांटा गया है, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ। और तीसरा इसका भाग है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। और समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल पूर्ति, कुल मांग, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि। और समष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं उसको पांच भागों में बांटा गया है। पहला आय व रोजगार का सिद्धांत, इसको दो भागों में, उपभोग फलन का सिद्धांत और विनियोग का सिद्धांत। और दूसरा भाग है सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत। तीसरा व्यापार चक्रों का सिद्धांत। और फिर चौथा है आर्थिक विकास का सिद्धांत एवं नियोजन। और पांचवा है वितरण का व्यापक सिद्धांत। इसके बाद हम आते हैं दोनों जो अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर आदि। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्राचल यानी पैरामीटर स्थिर रहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि प्राचलों यानी पैरामीटरों को स्थिर मान लेता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है, जबकि समष्टि आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबी, स्फीति आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की प्रकृति यानी वास्तविक बनाम आदर्श। अर्थशास्त्र की प्रकृति है, ये विज्ञान भी है और कला भी है। और इसमें जो विज्ञान है यानी वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान, यानी ये दोनों विज्ञान है। और अर्थशास्त्र की वास्तविक विज्ञान के रूप में, वास्तविक विज्ञान में केवल कारण एवं परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक पहलुओं में क्या है का विश्लेषण अर्थशास्त्र में किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान के रूप में आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए जैसे प्रश्न से है, जिसमें आर्थिक पहलुओं की अच्छाई एवं बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है और तथ्यों की वांछनीयता
और अवांछनीयता पर अपना मत व्यक्त किया जाता है। और उसके बाद अगला टॉपिक आता है आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। और आर्थिक समस्याओं के जो कारण हैं, केसेस ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसमें सबसे पहले असीमित आवश्यकताएं यानी अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। और तीसरा, सीमित या दुर्लभ साधन यानी लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज। और चौथा, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। और पांचवा और अंतिम है चयन या चुनाव की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। असीमित आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स। असीमित आवश्यकताओं से आशय यह है कि मानवीय आवश्यकताओं की कोई सीमा अथवा अंत नहीं है और यह कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकता। दूसरा, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भिन्न होती हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं और कुछ के लिए कम। अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। और तीसरा आपका आता है सीमित या दुर्लभ साधन, लिमिटेड ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय है कि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। और चौथा, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग यानी अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि इनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। उदाहरण के लिए बिजली का उपयोग बिजली के पंखे, कूलर, फ्रिज, रोशनी आदि में किया जा सकता है। और पांचवा और अंतिम है चयन या चुनाव की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चुनाव से अभिप्राय निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। चुनाव या चयन उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया से है। यह दुर्लभता या सीमितता के कारण होता है। अगला जो इसमें पूरी आर्थिक समस्या का जो सारांश पूरा रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है वह इस प्रकार से है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? पहला, आपका असीमित आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है और इसमें प्राथमिकताओं का चयन किया जाता है और प्राथमिकताओं के चयन के लिए चुनाव की समस्या आती है और चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या का उदय का कारण है। दूसरा, W अधिक है और R कम है यानी वांट्स अधिक है और रिसोर्सेज कम है, जिसके कारण भी चुनाव की समस्या आती है और यही चुनाव की समस्या आपकी आर्थिक समस्या है। और दूसरे ओर साधन के रूप में देखें तो साधन आपके सीमित है और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है और साधनों के कुशलतम प्रयोग में भी चयन की समस्या आती है और जिसको आर्थिक समस्या कहा जाता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। और अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। और 3 जो मौलिक समस्या है उसमें पहला है क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, और दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। उसमें सबसे पहले हम आते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए। इसके लिए उत्पादक के सामने कई चयन की समस्या होती हैं और कई विकल्प होते हैं। उसमें मुख्य 3 आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प के अनुसार कि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन किया करें, जैसे कपड़ा और गेहूं का उत्पादन करें, या पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन, औजार, ट्रैक्टर आदि का करें। या विकल्प दूसरे विकल्प के अनुसार निजी वस्तु का उत्पादन करें या सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करें। निजी वस्तु में जैसे मकान, स्कूटी, फैक्ट्री आदि आते हैं और सार्वजनिक वस्तु में जैसे स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क आदि आते हैं। और तीसरे विकल्प के अनुसार
आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करें या विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करें। आवश्यक वस्तु में जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, और विलासिता वस्तुओं में जैसे कार, आभूषण आदि। ये चयन की समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारे पास साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं अनंत हैं, तो क्या उत्पादन किया जाए। इसमें क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, यह समस्या अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। एक वस्तु के अधिक उत्पादन का अर्थ है दूसरी वस्तु का कम उत्पादन, क्योंकि संसाधन दिए हुए हैं तथा तकनीकी स्थिर है। और कितनी मात्रा में किया जाए, ये अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में इसका उत्तर अलग अलग आपका आता है। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए, और इसमें तकनीकी के चयन से संबंधित है। दो तकनीकी है, श्रम प्रधान तकनीकी और पूंजी प्रधान तकनीकी। यानी श्रम यानी हथकरघा, अगर कपड़े बन रहे हैं तो हथकरघा उद्योग को प्राथमिकता दी जाए या मशीनों को प्राथमिकता दी जाए। कैसे उत्पादन किया जाए, यह समस्या उत्पादन की तकनीकी से संबंधित है। पूंजी प्रधान अथवा श्रम प्रधान। पूंजी प्रधान तकनीकी कुशल होती है परंतु कम रोजगार प्रदान करती है। श्रम प्रधान तकनीकी अधिक रोजगार प्रदान करती है परंतु कम कुशल होती है। और तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये वितरण से संबंधित है। इसके दो पहलू है, व्यक्तिगत वितरण और दूसरा आपका कार्यात्मक वितरण। और व्यक्तिगत वितरण में आय के वितरण की असमानताओं की समस्या से संबंधित है, यानी सबको समान रूप से वितरित किया जाए। या दूसरा, कार्यात्मक वितरण में आय वितरण की असमानता की समस्या से संबंधित नहीं है, यानी उनके कार्य के अनुसार उनको पारितोषिक दिया जाए, ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें यह समस्या अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं अथवा आय के वितरण से संबंधित है। समान वितरण सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है परंतु निवेश के लिए कम आधिक्य का सृजन करता है। असमान वितरण निवेश के लिए अधिक आधिक्य का सृजन करता है परंतु सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित नहीं करता है। और इसके तीन मौलिक समस्याओं के अतिरिक्त केंद्रीय समस्याएं जो आधुनिक विचारधारा के अनुसार दो अन्य हैं। उसमें पहला आपका आता है साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, यानी सीमित साधनों का पूर्ण अथवा कुशलतम विदोहन सुनिश्चित करना। और दूसरा, आर्थिक विकास कैसे हो, साधनों का लगातार उत्पादन और विकास किया जाए तथा वैकल्पिक साधनों की खोज की जाए ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर को बढ़ाकर आर्थिक विकास किया जा सके। और फिर अगला जो टॉपिक आपका आता है वो है आर्थिक प्रणालियाँ, इकोनॉमिक सिस्टम। और इकोनॉमिक सिस्टम को तीन भागों में बांटा गया है, यानी स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती हैं। उसमें पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात इसको नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों का समावेश है। पहला हम आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर मांग तथा पूर्ति की बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, निजी संपत्ति, आर्थिक स्वतंत्रता, राज्य का हस्तक्षेप एवं मुक्त व्यापार, चौथा आपकी प्रतियोगिता और पांचवा आपका कीमत संयंत्र। और इस अर्थव्यवस्था का जो जनक कहा जाता है वो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और दूसरी जो अर्थव्यवस्था आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पत्ति के साधनों पर समाज या समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सरकार का स्वामित्व होता है। वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर किसी केंद्रीय अधिकारी अथवा सरकार का नियंत्रण होता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वह है सामाजिक स्वामित्व,
दूसरा आपका आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति, तीसरा आपका कीमत संयंत्र की गौण भूमिका और चौथा प्रतियोगिता की अनुपस्थिति है। और इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक कहा जाता है वह कार्ल मार्क्स को कहा जाता है और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल भी है। और उसके बाद अगला जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का अस्तित्व होता है। यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाएं बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं परंतु सरकार द्वारा नियमित की जाती हैं। अधिकतर आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व, दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता, तीसरा कीमत प्रणाली, चौथा सीमित प्रतियोगिता। और भारत की जो अर्थव्यवस्था कही जाती है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो जनक कहे जाते हैं वो एक अर्थशास्त्री J.M. किन्स यानी जॉन मैनहार्ट किन्स को कहा जाता है, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है उत्पादन संभावना वक्र, इसको दूसरा नाम रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC। वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे सभी संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान के साथ उत्पादित किया जा सकता है। और उत्पादन संभावना वक्र की जो मान्यताएं हैं उसमें पहला आपका उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, दूसरा उपलब्ध साधनों का पूर्ण व कुशल उपयोग, तीसरा स्थिर तकनीक और चौथा आपका दो वस्तुओं का ही अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और उत्पादन संभावना वक्र की जो विशेषताएं हैं, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। और इसकी उत्पादन संभावना वक्र की जो तालिका है कई विकल्प हो सकते हैं और यहाँ पर ABCDE आपके विकल्प हैं और दो वस्तुओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। गेहूँ यानी उपभोक्ता वस्तु जिसको लाख टन में प्रदर्शित किया गया है और दूसरी ओर पूंजीगत वस्तु यानी मशीन जिसको 1000 इकाइयों में दर्शाया गया है। विकल्प A के अनुसार जब हम साधनों का प्रयोग करते हैं तो केवल पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में करते हैं तो 50,000 इकाई मशीनों का उत्पादन होता है और गेहूं का उत्पादन 0 होता है। अगर गेहूं के उत्पादन को बढ़ाएं 1 लाख टन करें तो हमें पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को कम करना होगा जो आपका 45,000 इकाइयाँ हैं। और इसी तरह से C यानी 2 लाख टन गेहूं का उत्पादन और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन और कम हो जाता है 35,000 इकाई। और फिर D विकल्प के अनुसार 3 और 20 और E विकल्प के अनुसार गेहूं का उत्पादन 4 लाख टन किया जाता है तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन आपका 0 हो जाता है। और इसको उपयुक्त तालिका में यदि A विकल्प का उत्पादन किया जाएगा तो केवल 50,000 इकाई मशीनों का उत्पादन होगा परंतु गेहूं का उत्पादन 0 होगा। इसके विपरीत यदि E विकल्प का उत्पादन किया जाएगा तो केवल 4 लाख टन गेहूं का उत्पादन होगा परंतु मशीनों का कोई उत्पादन नहीं होगा। इन दोनों चरम सीमाओं के अतिरिक्त उत्पादन के कई वैकल्पिक संभावनाएं हैं जैसे B विकल्प, C विकल्प, D विकल्प। उत्पादन की उपयुक्त संभावनाएं हैं जैसे B विकल्प, C विकल्प, D विकल्प। उत्पादन की उपयुक्त संभावनाओं को एक ग्राफ द्वारा प्रकट करके उत्पादन संभावना वक्र ज्ञात किया जा सकता है। इसको इस प्रकार से आपका दर्शाया गया है। चित्र में वो X पर गेहूं लाख टन में दर्शाया गया है और Y जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है Y अक्ष पर मशीनों को दर्शाया गया है जो 1000 इकाइयाँ हैं। और पहला विकल्प A है द्वारा इसी भांति B, C, D और E बिंदु गेहूं और मशीनों के संयोग को दर्शाते हैं। इन सभी बिंदुओं को मिला देने से AC वक्र प्राप्त होता है जिसे उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। चित्र में बिंदु F
जो ऊपर उस वक्र से ऊपर की ओर दर्शाया गया है अपर्याप्त विकल्प है और वक्र के नीचे बिंदु जी साधनों के अकुशल उपयोग के वाले विकल्प को दर्शाता है, जो चित्र में आपका दर्शाया गया है। और अगला इसमें टॉपिक आता है अवसर लागत। आपने देखा होगा कि अगर किसी वस्तु की यानी गेहूं की अधिक मात्रा को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मशीनों की मात्रा के उत्पादन को कम करना होता है। तो अवसर लागत है एक वस्तु की अवसर लागत, दूसरी वस्तु की वो मात्रा है जिसे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है, या इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है वह लागत जो किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है उसे अवसर लागत कहा जाता है। और सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण की सीमांत दर, एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। और इसका जो रेखा चित्र दर्शाया गया है इसी प्रकार से एक्स अक्ष में आपका वस्तु एक्स को और वाई अक्ष में वस्तु वाई को दर्शाया गया है। चित्र में सीमांत अवसर लागत की धारणा को दर्शाया गया है। यह मान्यता ली जाती है कि आरंभ में संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है कि वस्तु y का वो y है और वस्तु x का उत्पादन OX है। जब कुछ संसाधनों का वस्तु y से वस्तु x में हस्तांतरित किया जाता है तब वस्तु y में उत्पादन की हानि y1 और वस्तु x में उत्पादन का लाभ x1 के बराबर है। और सीमांत अवसर लागत बराबर उत्पादन की हानि बट्टे उत्पादन का लाभ यानी y1 बट्टे x1 बराबर AB बट्टे BC जो चित्र में दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रथम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहली यूनिट थी परिचय ये समाप्त हुई। और आपने मेरी वीडियो सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।